Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about rise of Turkish power. जब हम यहाँ तुर्किश पावर की बात करते हैं तो हमारा फोकस मेजरली उन्हीं के ऊपर रहेगा जिनकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ. महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिन्होंने एक तरह से फाउंडेशन रखी बाद में जो इंडिया में इस्लामिक रूल बना. हम जानते हैं कि 8th-9th सेंचुरी में जो अरब पावर थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी अंडर खलीफास. तो पर्शिया को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, जिसके बाद ग्रेजुअली जो तुर्क्स थे वो इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हो गए. अगर तुर्किश लोगों की बात करें तो पहले ये बुद्धिज्म में बिलीव करते थे और बाकी जो श्रमणिक रिलीजन्स थी या एनिमिज्म में भी इनका काफी फेथ था. तो इस तरह की रिलीजन्स में तुर्किश जो थे बिलीव करते थे, लेकिन बाद में वो ग्रेजुअली इस्लाम में कन्वर्ट होते गए. जैसे जैसे इस्लाम में कन्वर्जन हुआ, साथ के साथ अटेम्प्ट्स भी बनाए गए कि पावरफुल स्टेट्स को क्रिएट किया जाए. तुर्किश ओरिजिन के कई रूलर्स ने छोटी छोटी किंगडम्स कार्व आउट कर ली और उसी में से एक छोटी सी किंगडम थी गजनी. गजनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय सबुक्तिगिन. ये गजनवी डायनेस्टी से आता था और ये फाउंडर था इस डायनेस्टी का. ये 977 एडी में डायनेस्टी को फाउंड किया गया. जयपाल जो कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था, जयपाल को सबुक्तिगिन ने एक बैटल में हराया एंड काबुल वैली और खाइबर पास के बीच के जो एरियाज थे वो सबुक्तिगिन ने वो सारे अपने अंडर में ले लिए थे. गजनी किंगडम का काफी ज्यादा इस समय एक्सपेंशन हुआ और इसी साल में सबुक्तिगिन मारा गया एंड ही एक्चुअली डाइड. एंड देन उसके बाद इसका जो बेटा था इस्माइल, उसने उसको सक्सीड किया, लेकिन इस्माइल को फेस करना पड़ा अपने भाई महमूद ऑफ गजनी को, और महमूद ऑफ गजनी ने इस्माइल को हरा के पावर को असर्प कर लिया. देन महमूद ऑफ गजनी का ये अब ऑब्जेक्टिव था कि वो गजनी को एक पावरफुल जो किंगडम के रूप में वो खड़ा करे इन सेंट्रल एशिया. अब ये करने के लिए इसको वेल्थ की जरूरत थी. वेल्थ के लिए इसने लगातार इंडिया के अंदर रेड्स किए, क्योंकि इंडिया जैसा कि हम जानते हैं काफी वेल्दी जो था पार्ट था वर्ल्ड का उस समय. इंडिया से ज्यादा ये वेल्थ की प्राप्ति कर सकता था. और दूसरी चीज, इंडिया में उस समय कोई भी ज्यादा फॉर्मिडेबल पावर नहीं थी जो रेजिस्ट कर सकती महमूद ऑफ गजनी को. 1001 में जयपाल को फिर से बैटल ऑफ पेशावर में डिफीट का मुंह देखना पड़ा. जयपाल वाज डिटेन्ड बाय द गजनी फोर्सेस एंड देन ही वाज रिलीज्ड. लेकिन रिलीज होने के बाद जयपाल को काफी ह्यूमिलिएशन लगा एंड ही इमोलेटेड हिमसेल्फ इन अ फ्यूनरल पायर. जयपाल के बाद हिज सन आनंद पाल सक्सीडेड हिम, लेकिन आनंद पाल को भी बैटल ऑफ वाय हिंद में he was defeated by the Ghazni forces in 1008 AD. इस तरह से जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी जो कि इंडिया के फ्रंटियर्स के ऊपर रूल कर रही थी, वो एक तरह से गजनी का सामना नहीं कर पाए. महमूद ऑफ गजनी के लिए पंजाब का एरिया जो था दैट वाज काइंड ऑफ ओपन फॉर देम नाउ. मुल्तान में काफी अटैक किए गए. 1004 से लेके 1006 एडी तक काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था मुल्तान, बिकॉज ट्रेड का एक नोडल पॉइंट था. जो वेस्टर्न इंडिया और पर्शियन गल्फ के बीच में ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर मुल्तान आता था. मुल्तान के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है ट्रेड में काफी ज्यादा जो ट्रेड से जो टोल्स वगैरह जो प्राप्त किए जा सकते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट लिया जा सकता था, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था. इसलिए मुल्तान की इंपॉर्टेंस थी. महमूद ने लगातार उसके ऊपर अटैक्स किए एंड देन लेटर मुल्तान ऑल्सो बिकेम ए पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ महमूद. देन मुल्तान में उस समय मेजरली शियाज और इस्माइलीस जो थे बसे हुए थे. महमूद ने शियाज और इस्माइलीस दोनों को हरास किया और उनकी मॉस्क को भी डेसेक्रेट किया गया. महमूद वाज अ सुन्नी मुस्लिम. 1015 एडी के बाद में देखते हैं कि लगातार जो इंडो गंजेटिक रीजन है उसके ऊपर कैंपेन्स किए गए बाय महमूद ऑफ गजनी. रिच टेंपल्स को प्लंडर किया गया. टेंपल्स वर अ सॉफ्ट टारगेट, जहां पे दोनों चीजें हो जाती है कि सॉफ्ट टारगेट भी है, दूसरा काफी ज्यादा धन वहां पे एकत्रित करके रखा जाता था. काफी गोल्ड मिल जाता था. दैट वाज द रीजन कि रेडर्स के लिए काफी इजी था टेंपल्स के ऊपर रेड करना. अगर वो स्टेट काफी ज्यादा कमजोर है, वीक है, तो टेंपल से ये इजीली जो है रेड करके काफी गोल्ड लेके जा सकते थे अपने साथ. इससे हुआ क्या कि काफी इसमें प्रॉफिट इसको मिल गया और ये जो वेल्थ इसने यहां से इंडिया से इकट्ठी की, ये सेंट्रल एशिया में जो स्ट्रगल इसका चल रहा था बाकी किंगडम्स के साथ, उसमें इसको हेल्प मिली. महमूद ने अपने आप को बुद्ध शिखन भी बताया, दैट मींस डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमेजेस. जो आइडल्स मंदिरों में रखे जाते थे उनको तोड़ा गया. बुद्ध शिखन का इसने अपने आप को एक टाइटल दे दिया. 1025 एडी में सोमनाथ टेम्पल के ऊपर रेड किया गया.
सोमनाथ टेम्पल, दैट मीन्स कि जो उस समय गुजरात रूलर्स के अंडर में आता था। गुजरात में चालुक्यन रूलर्स थे एंड द नेम ऑफ द रूलर वाज भीमा वन। जब रेड किया गया, भीमा वन फ्लेड फ्रॉम द कैपिटल, लेकिन सिटीजन्स ने काफी रेजिस्ट किया महमूद ऑफ गजनी को, लेकिन सिटीजन्स वर नॉट कैपेबल टू डू दैट। महमूद ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा एंड जो शिवलिंग था उसको भी तोड़ा गया और उसका कुछ पार्ट महमूद अपने साथ गजनी में ले गया। लेकिन जब वो वापस लौट रहा था उस समय कुछ जाट्स के बैंड्स ने उसके लॉसेस उसको सफर करवाए एंड महमूद नेक्स्ट ईयर महमूद फिर से आया और जाट्स के साथ उसका एक बैटल हुआ जिसमें जाट्स की पूरी जो बोट्स की फ्लीट थी दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन इंडस रिवर, और इस तरह से जो जाट्स का रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया। अब महमूद ऑफ गजनी के अंडर में जो पंजाब के रीजन्स थे वो इसके अंडर में आ चुके थे। अब बाकी देखते हैं महमूद ऑफ गजनी का जो एक दूसरा पक्ष हम देखेंगे इसमें कि उसने जो काफी पर्शियनाइज्ड कर दिया था अपनी जो किंगडम थी उसको, पर्शियन कल्चर को काफी पेट्रोनेज दिया। इसमें फिरदौसी जो कि काफी पॉपुलर एक ऑथर है, उनका शाहनामा वर्क है, उसको भी गजनी में इनवाइट किया गया। देन अलबेरूनी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भी महमूद के कोर्ट में रहते थे। तहकीक हिंद नाम का इनका वर्क है जिसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है, इसके बारे में अलग से हम एक डिस्कशन करेंगे। इसमें अलबेरूनी ने इंडियन सोसाइटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, देन इंडियन कल्चर के ऊपर, देन सिस्टम्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे जो था साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल, उसके ऊपर भी अलबेरूनी ने काफी ज्यादा अपने वर्क में लिखा है। देन इनके अलावा फरूखी, सिस्तानी और उनसुरी जैसे जो पर्शियन स्कॉलर्स थे वो भी महमूद के कोर्ट में रहे। तो गजनवीद, जैसा कि पहले हमने बात की कि वो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एक नोडल पॉइंट थे काफी सारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। और जैसे हमने मुल्तान के बारे में डिस्कस कर लिया है, देन लाहौर जैसे एरियाज थे वो भी काफी इंपॉर्टेंस रखते थे उस समय। ये सब इनको नोडल पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी था कि लोकल लोगों के साथ भी व्यवहार रखा जाए। तो लोकल कल्चर को इन्होंने एकोमोडेट करने की कोशिश की, जो कि एविडेंट है महमूद के क्वाइंस से जो कि लाहौर में मिंट किए गए थे, कि बाइलिंगुअल लेजेंड मिलते हैं अरेबिक और संस्कृत में। दोनों लैंग्वेजेस में कॉइन्स, एक ही कॉइन के ऊपर एक तरफ अरेबिक में इंस्क्रिप्शन है और दूसरी तरफ संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है। देन इसके सक्सेसर्स के जो कॉइन है वो उन्होंने इमिटेट किया लोकल रूलर्स के कॉइन्स को, और गॉडेस लक्ष्मी की इमेजेस इनके कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो दैट मीन्स लोकल कल्चर को भी इन्होंने एकोमोडेट करने की कोशिश की ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रेड के ऊपर इनका कंट्रोल रहे। सो दैट वाज द मेन रीजन। देन पंजाब और मुल्तान के ऊपर जो इनका कॉन्क्वेस्ट रहा उसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में भी काफी चेंजेस आए। अब इनको माउंटेन्स को पार करके गैंजेटिक प्लेन में नहीं आना पड़ेगा, इनके पास ऑलरेडी जो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर रखा पंजाब और मुल्तान को, वो इनके बेस बन सकते थे अगर ये इंडो गैंजेटिक रीजन्स के अंदर आके ये किसी तरह की रेड्स करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगले 150 साल तक कुछ ज्यादा कॉन्क्वेस्ट नहीं हुए इसके आगे के एरियाज में। उसका मेजर रीजन रहा कि सेंट्रल एशिया में पॉलिटिकल सिनेरियो काफी चेंज हो गया। सेल्जुक एम्पायर वहां पे बन गई जो काफी फॉर्मिडेबल थी, और गजनीज को काफी लॉस भी हुआ उसकी वजह से। देन दूसरा रीजन हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में भी कुछ पावरफुल किंगडम्स सामने आई, जैसे कि चौहान्स जो अजमेर से रूल कर रहे थे, देन चालुक्यास गुजरात से रूल कर रहे थे, देन चंदेलास थे, देन गहदवालास ऑफ कन्नौज। ये काफी कुछ पावरफुल किंगडम्स इंडिया में थी। इनको फेस करना था अगर आगे बढ़ना है। जिस तरह की सिचुएशन गजनविद्स को मिली उस तरह की कंडीशन मोहम्मद गौरी को नहीं मिली। गजनविद्स के सामने कोई ऐसी फॉर्मिडेबल पावर नहीं थी जो उसको रेजिस्ट करती, लेकिन मोहम्मद गौरी के सामने ये कुछ पावर्स थी जो उसको रेजिस्ट कर सकती थी। देन हम आगे देखते कि जो सेंट्रल एशिया की बात कर रहे थे, सेल्जुक्स ने मसूद को हराया जो कि गजनी का रूलर था एट बैटल ऑफ दंदनाकन 1040 एडी में। और इससे हुआ क्या कि जो खुरासन के ऊपर इनका डोमिनेशन था गजनविद्स का वो खत्म हो गया। जैसे जैसे सेल्जुक्स की पावर बढ़ती गई, गजनविद्स की पावर श्रिंक होती गई और इनकी एम्पायर पंजाब और गजनी के एरिया तक लिमिटेड हो गई। देन जो हम बात करें कि नॉर्दर्न इंडिया में जैसे जैसे नई स्टेट्स जो है राइज करती गई, उसकी वजह से गजनविद पावर पंजाब और मुल्तान से नीचे की ओर भी, साउथ की ओर भी नहीं आ पाई। देन 1186 में मोहम्मद गौरी ने लाहौर को कैप्चर कर लिया और गजनविद का जो रूलर था खुसरो मलिक उसको भी मार दिया। तो इस तरह से जो है गजनविद डायनेस्टी एंड हो गई और घुरिद्स का जो रूल है वो
जो पंजाब के एरिया में एक तरह से शुरू हो गया। तो अब हम मोहम्मद गौरी और गुरिद किंगडम के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो गुरिद का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो काफी हम्बल बैकग्राउंड से ये आते थे। पेस्टरल चीफटेन्स थे, तो कुछ बड़े किंगडम्स के ऊपर रूल नहीं कर रहे थे। एक छोटा सा प्रोविंस था घुर, तो गजनवीद्स और सेल्जुक्स के बीच में एक छोटा सा एरिया था, वहां पे ये पेस्टरल चीफटेन्स थे। सो रीजन को गजनवीद्स के समय 10th 11th सेंचुरी में इस्लामसाइज किया गया था। मेजरली इससे पहले ये एनिमिस्ट थे। देन अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि एक घुरिद था, उसने बहराम शाह को हराया था गजनी के, और 1148 में गजनी को प्लंडर किया था। इसका रीजन ये था कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के 2 ब्रदर्स को मारने की कहीं ना कहीं साजिश जो थी उसमें बहराम शाह इन्वॉल्व था। सो रिवेंज लेने के लिए अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनी के ऊपर अटैक किया एंड बहराम शाह वाज डिफीटेड इन दिस बैटल। देन गियासुद्दीन मोहम्मद के समय में काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ घुरिद जो किंगडम थी उसका, और ये 1163 में घुर एम्पायर का रूलर बन गया और मोहम्मद गौरी को इसने गजनी का रूलर बना दिया। तो मोहम्मद गौरी ने इंडिया के ऊपर जो था ये चाहता था कि इंडिया में एक्सपेंशन किया जाए। सो सबसे पहले जो इसका सामना हुआ वो हुआ चालुक्यन रूलर्स के साथ। ही वॉज डिफीटेड बाय मूलराज II, एक चालुक्यन रूलर था, गुजरात से रूल कर रहे थे ये। सो बैटल ऑफ कासाराड़ा में 1178 में मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड, वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। सो इस समय अगर हम देखें तो जो वीकनेस हम बोलते हैं कि इंडियन स्टेट्स की वीकनेस क्या थी, द मेन वीकनेस वाज डिसयूनिटी अमंग्स देम। सो यहीं से ये शुरू हो जाता। देखिए चालुक्यंस ने जिस समय घोरी ने इनके ऊपर अटैक किया, चालुक्यंस ने चौहान से हेल्प मांगी थी, लेकिन चौहान ने किसी भी तरीके की हेल्प नहीं की। सो बाद में चौहान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा जब पृथ्वीराज चौहान की एड के लिए कोई भी पावरफुल स्टेट सामने नहीं आई। तो दूसरी तरफ देखते तो घोरी ने गजनवीद प्रिंसिपैलिटी जो थी लाहौर की, जो उनका लास्ट एक तरह से बचा था, दैट वाज आल्सो एनेक्स्ड इन 1186। तो इस तरह से गजनवीद का जो थोड़ा बहुत पावर बची हुई थी लाहौर में वो भी खत्म हो गई। देन घोरी ने ताबर हिंद का जो फोर्ट था पंजाब में, बठिंडा के आसपास माना जाता था इसको, सो ताबर हिंद के फोर्ट को कैप्चर कर लिया। स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। शायद उस समय पृथ्वीराज III के रूल के अंडर में उस वहां का एरिया आता था। तो पृथ्वीराज III ने एकदम से जो है पंजाब की तरफ मार्च किया और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, करनाल के आसपास के एरिया में माना जाता है इसको। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, वहां पे घोरी की जो फोर्सेस थी वो डिफीट हो गई। सो मोहम्मद गौरी को यहाँ पे डिफीट का मुंह देखना पड़ा इन हैंड्स ऑफ पृथ्वीराज III। सो पृथ्वीराज III लेकिन ये एजम्पशन में था कि घुरिद्स जो है वो एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, जैसे कि गजनवीद्स का जिस तरह से रहा कि वो पंजाब के आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, उसी तरह से पृथ्वीराज सोचता था कि घुरिद्स भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। ये ताबर हिंद के ऊपर एक ऐसे ही फ्रंटियर अटैक किया गया था जिसके बाद ये शायद कुछ रेड्स करना चाहता था, लेकिन ये पृथ्वीराज ये इंटेंशन नहीं समझ सका कि मोहम्मद गौरी वांटेड टू एक्सपैंड हिज टेरिटरीज इन इंडिया। सो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया कि मोहम्मद गौरी को पंजाब से निकाला जाए। सो मोहम्मद गौरी ने और ज्यादा बेटर प्रेपरेशन के साथ ही केम इन बैटल ऑफ तराइन इन 1192, जहां पे पृथ्वीराज चौहान की फोर्सेस को डिफीट कर दिया गया। देन पृथ्वीराज जो III था उसको रूल करने के लिए अलाउ किया गया। पृथ्वीराज III बिकेम ए काइंड ऑफ वासल ऑफ मोहम्मद गौरी। ये एविडेंट होता है हमें पृथ्वीराज III के बाद के कॉइन्स में, जिसमें इंस्क्रिप्शन मिलती है एक साइड में पृथ्वीराज देव और दूसरी साइड में श्री मोहम्मद साम। सो पृथ्वीराज III एक तरह से वासल रूलर बनके अजमेर से रूल करते रहे अंडर मोहम्मद गौरी। देन पृथ्वीराज को बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन द चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड हिज सन गोविंदराज IV सक्सीडेड हिम। सो गोविंदराज IV के अगेंस्ट में हरिराज ने रिवोल्ट कर दिया। हरिराज वॉज अ ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज III। तो हरिराज और गोविंदराज IV के बीच में जो प्रॉब्लम रही उसकी वजह से गोविंदराज IV ने अजमेर छोड़ दिया एंड ही मूव्ड हिज कैपिटल टू रणथंभौर। सो देन गोविंदराज IV को हेल्प करने के लिए मोहम्मद गौरी की फोर्सेस आई एंड दैट वाज द रीजन हरिराज रिट्रीटेड। देन घुरिद्स की फोर्सेस ने हरिराज को भी डिफीट कर दिया एंड दे एनेक्स्ड अजमेर। सो अजमेर अब घुरिद्स के अंडर में आ गया था। देन ये माना गया कि हरिराज की हेल्प तोमर वासल ने भी की थी, हु वाज अलाउड टू रूल फ्रॉम दिल्ली एज ए वासल रूलर। सो घुरिद्स ने तोमर वासल को भी हटा दिया फ्रॉम दिल्ली इन 1193 और दिल्ली डायरेक्टली जो था अब घुरिद्स के कंट्रोल में आ गया था।
देन उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में घुरिद की आर्मी ने जयचंद को हराया, हु वाज रूलिंग फ्रॉम कन्नौज, और बैटल ऑफ चंदावर 1194 में जयचंद को हराया गया बाय घुरिद फोर्ट। देन उसके बाद जो कुछ फोर्ट्स थे जैसे कि बुंदेलखंड के अंदर खजुराहो, महोबा और कालिंजर के फोर्ट्स थे, ये सारे फोर्ट्स चंदेलास के अंडर में आते थे। देन बयाना का फोर्ट था और ग्वालियर का फोर्ट था। ये सारे फोर्ट्स भी धीरे धीरे कॉन्कर कर लिए गए फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। और ईस्ट में अगर देखा जाए तो बिहार और बंगाल को भी कॉन्कर कर लिया बाय वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी। सो बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को भी कॉन्कर कर लिया आने वाले समय में। तो इस तरीके से काफी बड़ा पार्ट जो था वो मोहम्मद गौरी के गवर्नर्स के अंडर में आ चुका था। सो इसमें देखा जाए तो जो डिफरेंस हम देखते हैं बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड महमूद गजनी, सो महमूद गजनी को ज्यादा पावरफुल स्टेट्स का सामना नहीं करना पड़ा था, मोहम्मद गौरी को इनका सामना करना पड़ा। देन दूसरी चीज, महमूद गजनी ने पहले से ही एक बेस बना दिया था, जिस बेस का यूज बाद में मोहम्मद गौरी ने किया था इंडियन स्टेट्स के ऊपर इन्वेजन्स करने के लिए। तो हमने बाकी देखा कि मेजर रीजंस क्या रहे इंडियन स्टेट्स के इन बैटल्स में लूज करने के। तो पहला तो यही हो गया कि उनके बीच में डिसयूनिटी थी, दैट वाज द मेन रीजन। दूसरा रीजन रहा एक तरह से फ्यूडलिस्टिक जो कैरेक्टर हो चुका था कि जो फोर्सेस थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स द्वारा दी जा रही थी और स्टैंडिंग आर्मी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो जो एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आर्मी इनकी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ हद तक इनडिसिप्लिन भी उसमें आर्मी में रहा। हालांकि अगर हम मोहम्मद गौरी या फॉर दैट मैटर महमूद गजनी की फोर्सेस को भी देख लें तो वो ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज थी इफ वी कंपेयर इट विद द इंडियन फोर्सेस ऑफ इंडियन स्टेट्स। सो इसको यहीं पे एंड करते हैं हम डिस्कशन को। आगे ये अब और सुल्तान के रूल वगैरह भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले समय में।